Hello people, this is Shudhanshu and we are back with a new video. Today's chapter is gonna be valuation of goodwill. ठीक है. So before starting the chapter, हम लोगों को पता है कि अपना अप्रोच क्या है टू स्टडी. बिफोर स्टार्टिंग एनी टॉपिक हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज पे फोकस करते हैं. सो वैल्यूएशन मीन्स टू वैल्यू समथिंग. ठीक है. एंड गुडविल अभी आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, राइट. सो एक्सपेक्ट कि आपको गुडविल का कुछ ना कुछ आइडिया होगा. सब गुडविल का मतलब क्या जानते हैं, क्या जानते हो गया. गुडविल मीन्स व्हाट इज गुडविल इन अकाउंटेंसी. ठीक है. गुडविल का मतलब क्या होता है. एक बेसिक आइडियोलॉजी कोई बोल सकता है कि गुडविल मीन्स रेप्यूटेशन, गुडविल मीन्स कंपनी का इमेज, गुडविल मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं, सुनाम बोलते हैं शायद से, राइट. सो उसका अकाउंटिंग सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ गुडविल इन अकाउंटेंसी. लाइक हाउ विल वी वैल्यू कि अगर किसी कंपनी का गुडविल है या नहीं है. अगर है तो उसका उस कंपनी के लिए क्या बेनिफिट हो रहा है, एक फर्म के लिए उस गुडविल का क्या बेनिफिट है. क्योंकि अपने अकाउंटेंसी में वी आर कंसिडर्ड अबाउट द मॉनेटरी परस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, राइट. अपने अकाउंटेंसी के डे 1 क्लास में क्या पढ़ते हैं कि बुक्स में वो रिकॉर्ड करना है विच इज़ मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. इज दैट करेक्ट. यस. सो गुडविल का मॉनेटरी सिग्निफिकेंस क्या है एंड हाउ विल वी वैल्यू गुडविल इज़ व्हाट इस चैप्टर में अपने बात करने वाले. ठीक है. सो बाय गुडविल वी मीन्स व्हाट, रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी इन वन वर्ड. या तो उसका कंपनी के लिए क्या फ़ायदा है. एक कंपनी का अगर गुडविल है तो उसका फ़ायदा क्या होता है उसका. तो सिंपल बात है, आप एक एग्जांपल कंसिडर करना. लेट्स से एक नूडल्स है, लेट्स से वाई. ठीक है. वाई क्या है, इंस्टेंट नूडल्स. ठीक है. इंस्टेंट नूडल्स. ठीक है. और दूसरा एक कंपनी है हमारे पास विच इज़ फेमस, मैगी. या फिर आप यूपी पकड़ लो. ठीक है. तो एक है अपने पास वाई नूडल्स और दूसरा है यूपी. तो आप एक बात बताओ, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, आप कौन सा नूडल्स को ज़्यादा प्रेफर करोगे, वाई को या फिर मैगी को. ऑब्वियसली मैगी को, राइट. क्यों. क्योंकि मैगी का नाम आपने ज़्यादा सुना है, मैगी को आपने ज़्यादा प्रेफर करोगे ओवर वाई. वाई बिकॉज मैगी ओवर टाइम अपना लाइक परफॉर्मेंस से, अपने वैल्यू से, अपने परफॉर्मेंस वैल्यू एंड क्या बोलते हैं उसको, लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन परस्पेक्टिव से, बाई प्रोवाइडिंग वैल्यू टू द कस्टमर्स एट अ रीजनेबल प्राइस, एट एन अफोर्डेबल प्राइस. एक मैगी ने मार्केट में अपना इमेज बना के रखा है क्या, कि टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट राइट प्राइसेस. ठीक है. सो इसीलिए किसी भी एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर का पहला प्रेफरेंस होगा मैगी ओवर वाई. ठीक है. अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैगी जो है वो हेल्दी कुछ प्रोवाइड कर रहा है या वाई जो है कुछ हेल्दी प्रोवाइड कर रहा है या कुछ अलग प्रोवाइड कर रहा है. अभी देखो ना, दोनों का जॉनरा जो है दैट इज सेम. दे बोथ आर इंस्टेंट नूडल्स. वाई एंड मैगी बोथ आर इंस्टेंट नूडल्स. पर मैगी आप प्रेफर करोगे वाई, क्योंकि क्या सीन है कि आपको मैगी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है, आपको यिप्पी के ऊपर ज़्यादा भरोसा है. अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि ओवर द टाइम इस ब्रांड ने, इस पर्टिकुलर मैगी कंपनी ने क्या किया है कि अपने परफॉर्मेंस से, अपने लाइक वैल्यू प्रोवाइडिंग टू द कस्टमर्स है, क्या किया, एक ऐसा इमेज मार्केट में क्रिएट किया है जैसे एक जो कंज्यूमर आ रहा है वो बस नूडल्स का नाम सुन के ये सोच रहा है कि मैगी है. लाइक हम लोग यहाँ पे ना, अपने यहाँ पे क्या होता है कि अपने इंस्टेंट नूडल्स नहीं बोलते हैं. अपने जब दुकान में खरीदना आता है अपने बोलते हैं भैया मैगी दे दो. ठीक है. अभी वो दुकानदार पूछता है कौन सा वाला चाहिए, पीला वाला या लाल वाला, तो अपने बोलते हैं पीला वाला. अगर लाल वाला है तो उसको भी ज़्यादातर लाइक कई दुकानों में आप देखोगे कि वो बोलता है कि लाल मैगी चाहिए, ये नहीं बोलता यिप्पी चाहिए. तो आप समझो कैसा ब्रांड इक्विटी मैगी ने बना के रखा है. अभी इसका कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा कस्टमर्स खरीदते हैं. इससे क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है. तो इसी रेप्यूटेशन जो मार्केट में मैगी ने बना के रखा है, इसको क्या बोलते हैं, गुडविल. गुडविल का प्रॉफिट ये है कि अगर किसी कंपनी का गुडविल है ना, तो वो क्या होगा कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी को स्केल अप करने में ज़्यादा हेल्प करेगा, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी. ठीक है. अगर इसका गुडविल है तो. ठीक है. तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मेनी importances or one of the many benefits of having a goodwill in the market over another company, over the competitors and its rivals, whatever you say. तो अभी गुडविल को कैसे वैल्यू करें, ये सवाल आता है. अभी मुझे तो पता होगा ना, लाइक मैं अगर मेरा एक फर्म है
तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ मेरा गुडविल है भी या नहीं भी? लाइक जेन्युइन क्वेश्चन है, राइट? कि अगर मेरा फर्म है और मैं कुछ प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ कंज्यूमर्स को, तो इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन टू आस्क कि वेदर और नॉट मेरा फर्म का गुडविल है या नहीं। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि गुडविल को हम लोग कैसे वैल्यू करेंगे, ठीक है? तो व्हाट इज गुडविल? गुडविल रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ द कंपनीज रेप्यूटेशन। क्या वैल्यू ऑफ द कंपनीज रेप्यूटेशन, कस्टमर रिलेशनशिप, आपने कस्टमर के साथ कैसा बॉन्डिंग बना के रखा है, ब्रांड एंड अदर इनटेंजिबल फैक्टर्स। इनटेंजिबल मतलब क्या? ऐसे फैक्टर्स जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वर्थ ऑफ द कंपनी, ओवरऑल वर्थ ऑफ द कंपनी, ठीक है? इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू। देखो अकाउंट्स है तो मॉनेटरी वैल्यू के पर्सपेक्टिव से ही हम लोग देखेंगे, ऑफ द कंपनीज रेप्यूटेशन विच इनेबल्स इट टू गेन एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? कि कॉम्पिटिटर्स जो अर्न कर रहे हैं, लेट्स से देयर आर 2 कंपनीज एंड एक कंपनी का गुडविल दूसरे कंपनी से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जिस कंपनी का गुडविल ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी अगेंस्ट इट कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? तो ये गुडविल का बेसिक फंडा है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल? एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, दूसरा होता है परचेज्ड गुडविल। एग्जाम्पल से समझाऊँ? ठीक है, समझाता हूँ। एक है अपना एक्स लिमिटेड, ठीक है? अज्यूम करना 2 कंपनी है, एक है एक्स लिमिटेड। वो क्या किया है कि लाइक ईयर्स ऑफ मेहनत एंड मशक्क़त से एक अपने कंपनी का नाम मार्केट में बनाया, ठीक है? नाम बनाया टू प्रोवाइड लाइक क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइसेस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कस्टमर के साथ अच्छा बॉन्डिंग किया है, डिलीवरी एट डोर स्टेप, एक आफ्टर सेल फैसिलिटीज़ जो होता है, ये सब कर करके ओवर द टाइम एक्स लिमिटेड ने अपना एक मार्केट में गुडविल जनरेट किया है। अभी फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड कमोडिटी ए में ट्रेड करता है, ठीक है? प्रोडक्ट ए बेचता है, तो अभी जब भी कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट ए के बारे में सोचता है उसको एक्स लिमिटेड का याद आता है, ठीक है? तो ओवर द टाइम एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, अपना मार्केट में गुडविल बनाया है। इसको बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है? इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको वैल्यू करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आप देखना, लेट्स से देयर इज दिस वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड इज़ अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी। वाई लिमिटेड अब नया उसको भी अब क्या करना है, आया है फर्म में, आया है इंडस्ट्री में। वाई लिमिटेड भी नया कंपनी है जो कि इंडस्ट्री में आया है और उसको भी अब प्रोडक्ट ए सेल करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट ए सेल करना है। बट अभी आप देखो, अगर एक कंज्यूमर है, लेट्स से हमारे पास एक कंज्यूमर है और उसको अगर प्रोडक्ट ए खरीदना है तो किसके पास जाएगा? एक्स लिमिटेड के पास जाएगा या वो वाई लिमिटेड के पास जाएगा? ऑब्वियसली वाई लिमिटेड जो है वो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, तो ये जो है अपना, इसका नाम दे दो मिस्टर ए। तो मिस्टर ए जो है उसको प्रोडक्ट ए चाहिए। अब हमारे पास एक एक्स लिमिटेड है जिसके पास गुडविल है। कौन सा गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और एक हमारे पास वाई लिमिटेड जो कि न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, अभी तक उन्होंने मार्केट में कुछ खास परफॉर्मेंस किया नहीं है, अभी बस चलना स्टार्ट हुआ है कंपनी, ठीक है? तो मिस्टर ए किसके पास जाएगा प्रोडक्ट ए खरीदने के लिए? एक्स के पास जाएगा या वाई लिमिटेड के पास जाएगा? ऑब्वियसली एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस मिस्टर ए क्या करेंगे? एक्स लिमिटेड के पास जाएंगे प्रोडक्ट ए खरीदने को। क्यों? क्योंकि एक्स लिमिटेड का गुडविल है, उन्होंने सालों मेहनत करके इस गुडविल को बनाया, एक मार्केट में अपना इमेज बनाया है, तो ऑब्वियसली मिस्टर ए क्या करेंगे? एक्स लिमिटेड के पास जाएंगे। बट आप एक ऑल्टरनेटिव सिनेरियो समझना, ठीक है? लेट्स से वाई लिमिटेड जो प्रोडक्ट ए में ट्रेड करना चाहता है वो अगर कल को एक्स लिमिटेड को एक्वायर कर ले, क्या करे? एक्स लिमिटेड को एक्वायर कर ले, या फिर बोले कि मैं आपके जो ट्रेडमार्क है एक्स लिमिटेड, इसके नाम पे मैं अपना प्रोडक्ट ए सप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? तो इसके लिए एक्स लिमिटेड क्या करेगी? सबसे पहले अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को वैल्यू करेगी। क्या करेगी? सबसे पहले अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को वैल्यू करेगी एंड और टोटल ऑफ ऑल दी एसेट्स माइनस ऑल दी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ के बेस पे वो अपने कंपनी का वैल्यू करके वाई लिमिटेड को एक परचेज प्राइस बताएगी कि आप इतना प्राइस मुझे पे करो। लेट्स से मैं बताता हूँ, लेट्स से हमारा एक्स लिमिटेड का सन्ड्री एसेट्स है लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख का, ठीक है? 10 लाख का सन्ड्री एसेट्स है एंड हमारे पास लाइक आउटसाइड टोटल लायबिलिटी है 10 लाख का, जिसमें से आउटसाइड लायबिलिटी है, ये एक सिंपल एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, आउटसाइड लायबिलिटी है 3 लाख का। तो क्या करेगी एक्स लिमिटेड? इन दोनों को कंपेयर करेगी एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी विच विल बी नथिंग हियर बट 10 लाख माइनस 3 लाख,
यानी कि वैल्यू ऑफ एक्चुअली, अरे आपको तो पता है नेटवर्थ मतलब क्या होता है। नेटवर्थ मतलब क्या होता है, आप अगर कंपनी अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से देखो तो आपने पहले क्या पढ़ा होगा कि नेटवर्थ मतलब क्या, कंपनी का शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, हम लोग तो वही कर रहे हैं ना, सन्ड्री एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दिए तो क्या बचा, वही बचा शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो वही करना है हम लोग को, तो वो हम लोग किए। हमारे पास 7 लाख का परचेज कंसिडरेशन आया। बट ये तो क्या हुआ, ये तो नेटवर्थ ऑफ द कंपनी हुआ। क्या इसी में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को बेच देगी अपना कंपनी? नहीं, एक्स लिमिटेड बोलेगी कि हम लोगों ने सालों साल मेहनत किया है और एक मार्केट में अपना इमेज बनाया है, जिसके वजह से अभी अगर किसी कंज्यूमर को प्रोडक्ट ए खरीदना होता है तो वो हमारे पास आता है। तो इसके लिए एक्स लिमिटेड जो है वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेगी मोर देन इट्स नेटवर्थ, विच विल बी, लेट्स से यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में एक्स लिमिटेड बोल रहा है 7 लाख प्लस आपको 1 लाख देना पड़ेगा हमें। वाई? फॉर द गुडविल विच वी हैव क्रिएटेड ओवर टाइम। तो ये गुडविल प्रीमियम जो है और ये जो परचेज ये जो नेटवर्थ है, उन दोनों का कंपनी क्या करेगी, एक एडिशन करेगी और टोटल वैल्यू 8 लाख में 8 लाख में बोलेगी कि अगर आपको हमारा कंपनी खरीदना है तो आपको हमें 8 लाख पे करना पड़ेगा। अब वाई लिमिटेड लेट से एक्स लिमिटेड को 8 लाख रुपीज़ पे करती है, ठीक है, एंड ये भी प्रोडक्ट ए सेल करना चालू करती है इन द नेम ऑफ एक्स लिमिटेड। तो अभी मिस्टर ए जो है वो तो वाई के पास चले जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको प्रोडक्ट ए चाहिए, मिस्टर ए को प्रोडक्ट ए चाहिए, और वो वाई लिमिटेड के पास चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वाई लिमिटेड जो है वो एक्स लिमिटेड चला रहा है और उसी के नाम से प्रोडक्ट ए को सेल कर रहा है, ना कि वो खुद के नाम पे। तो मिस्टर ए को तो ये नहीं पता ना कि अभी ओनर कौन है या ओनर से क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। मिस्टर ए को दिख रहा है कि प्रोडक्ट ए पहले मुझे एक्स लिमिटेड के नाम से मिल रहा था और अभी भी मुझे एक्स लिमिटेड के नाम से मिल रहा है। तो जितना भी एक्स लिमिटेड का कंज्यूमर बेस है, जितना भी कंज्यूमर बेस एक्स लिमिटेड का फॉर प्रोडक्ट ए, वो क्या होगा, वो वाई लिमिटेड के पास चला जाएगा। रिजल्टेंटली ऑल्दो वाई लिमिटेड वॉज अ न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, वो क्या करेगी, ज़्यादा आउटपुट सेल कर पाएगी और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम प्रोडक्ट ए। अभी ये होता है गुडविल का कमाल, ठीक है, कि कोई भी कंपनी जिसका गुडविल होता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कमा सकती है, ठीक है, फ्रॉम द कंज्यूमर। ठीक है, ये बेसिक फंडा समझ में आया। तो हम लोग अच्छा, और ये जो अपने ये खरीदे ना, लाइक वाई लिमिटेड ने जो एक्स लिमिटेड को खरीदा 8 लाख में, और ये जो 1 लाख का गुडविल के लिए पेमेंट किया एक्स्ट्रा ओवर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। और ये जो परचेज गुडविल है ना, ये हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका कोई गुडविल था नहीं, इसने एक्स लिमिटेड को एक्वायर किया जिसका सेल्फ जनरेटेड गुडविल था, और फिर इसके पास ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ, इसको बोलेंगे हम लोग परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल इज नथिंग बट परचेजिंग अनदर कंपनीज गुडविल विच इट हैज क्रिएटेड ओवर द टाइम। ठीक है, समझ में आ रहा है होपफुली? अभी तक सब इजी है, ऑल क्लियर? क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर दो, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखो परचेज गुडविल के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है। परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। तो वैल्यू ऑफ परचेज गुडविल क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन पेड। देखो पर्टिकुलर एग्जांपल में टोटल 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन हो रहा था, टोटल 8 लाख का परचेज कंसिडरेशन हो रहा था, माइनस नेटवर्थ ऑफ द कंपनी विच वाज 7 लाख। तो बैलेंस कितना बचा, 1 लाख। दिस शैल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल, दिस शैल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पे दिया शेयर कैपिटल। ये एक्चुअली करेंट लाइबिलिटीज की जगह टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज होगा एनीवे, और शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो बेसिक फंडा वही है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ गया गुडविल क्या है और टाइप्स ऑफ गुडविल क्या है। अभी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो इस चैप्टर में देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम लोग को अकाउंटिंग ऑफ गुडविल नहीं सीखना है, ठीक है, आई रिपीट, हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखना है एंड हम लोगों को अकाउंटिंग ऑफ गुडविल नहीं सीखना है। तो दिस चैप्टर विल बी कंसिडर्ड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डेटा के बेस पे गुडविल को वैल्यू करेंगे एंड दैट्स इट। उसका अकाउंटिंग हम लोगों को इस चैप्टर में नहीं करना है। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट।
सो हम लोगों ने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े हम लोग अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने क्या कहा, शेयर्स पढ़ लिया, अंडर राइटिंग आपका, फिर बाईबैक पढ़ लिया, बोनस पढ़ लिया, सब में हम लोग क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग कर रहे थे। बट ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है ना वो वैल्यूएशन से कंसर्न्ड है, इसीलिए हम लोग बस गुडविल का वैल्यूएशन पढ़ेंगे एंड अकाउंटिंग नहीं पढ़ेंगे। बट फिर भी आपको अगर क्यूरियोसिटी होता तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। अकाउंटिंग इज़ वेरी सिंपल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन द डिस्कशन, self-generated goodwill. Self-generated goodwill is the goodwill that a company develops over time through its business activities, efforts and operation. अभी देखो, जब परचेज गुडविल होता है तो गुडविल के लिए हम लोग ओवर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी किसी कंपनी को पेमेंट करते हैं। तो सिंपल है ना, वहाँ पे तो क्लियरली, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा था कि ये देखो क्लियरली पता चल रहा है कि आपका वैल्यू ऑफ गुडविल कितना है, विच इज़ नथिंग बट द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन पेड ओवर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। तो इट इज़ इजीली मेजरेबल, राइट। बट आप ऑल्टरनेटिव सिनेरियो समझो जहाँ पे कंपनी जो है वो अपना सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्रिएट कर रहा है, तो उसको कितना अमाउंट बोलना चाहिए फॉर इस गुडविल। अगर लेट्स से एक्स लिमिटेड ने अपना गुडविल जनरेट किया है ओवर द टाइम, फॉर व्हाट, फॉर सेलिंग प्रोडक्ट ए इन द मार्केट। बट अभी अगर एक्स लिमिटेड अपने कंपनी को बेच रहा है टू वाई लिमिटेड, तो वो तो एक तो अपना नेटवर्थ बताएगा प्लस एक गुडविल का अमाउंट बताएगा। बट ये जो गुडविल का अमाउंट है वो एक्स लिमिटेड कैसे निकालेगा, क्वेश्चन है ना, इट इज़ अ फेयर क्वेश्चन, राइट। एक्स लिमिटेड वाई लिमिट, अगर एक्स लिमिटेड अपना कंपनी सेल कर रहा है और उसके पास एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडवांटेज है, एक कंज्यूमर बेस है, लाइक क्या बोलते हैं वो, जो कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट ए के लिए बस एक्स लिमिटेड के पास आती है, एक कंज्यूमर बेस है, तो एक गुडविल है उसके पास। अभी उस गुडविल का वैल्यू कैसे करेगी एक्स लिमिटेड, अभी ये रिलेवेंट क्यों है, क्योंकि अगर एक्स लिमिटेड अपने गुडविल का ठीक ठाक वैल्यू नहीं कर पाएगी तो जब वो अपना कंपनी को सेल करेगी वाई लिमिटेड को, तो वो तो एक पर्टिकुलर गुडविल प्रीमियम का अमाउंट नहीं बता पाएंगे ना, जो कि प्रिसाइज होगा। तो इसीलिए हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल में डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट मेथड्स। फॉर व्हाट, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल केस में हम लोग गुडविल का मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग मेथड्स पढ़ते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को ये पता चलता है कि गुडविल का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे पॉपुलर मेथड है सिंपल एवरेज मेथड। याद है आप लोग जब 11th 12th लेवल पे अकाउंटेंसी, 12th लेवल पे बेसिकली अकाउंटेंसी कर रहे थे, वहाँ पे एक चैप्टर हुआ करता था पार्टनरशिप अकाउंटेंसी, रिमेंबर। तो वहाँ पे याद है आपको कि जब एक पार्टनरशिप फर्म होता था और जब हम लोग नया पार्टनर का एडमिशन करवाते थे, तो जो इनकमिंग पार्टनर होता था वह गुडविल प्रीमियम लेके आता था। ऐसा कुछ याद आ रहा है, धुंधला धुंधला सा? अरे आप अगर 12th को भूल भी जाओ, अब तो 3rd सेमेस्टर में भी यही पढ़ के आए हो। पार्टनरशिप तो वहाँ पे भी था। क्या पढ़ते थे कि एक पार्टनरशिप फर्म है, वो एक नया पार्टनर को एडमिट करना चाहता है, तो उस पार्टनर से दो चीज़ मांगता है, पहला कैपिटल और दूसरा गुडविल प्रीमियम। गुडविल प्रीमियम क्यों होता था, क्योंकि फर्म इतने दिन से जो अपने एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर रहा है, तो इट हैज़ डेवलप्ड इट्स गुडविल ओवर टाइम, इसीलिए इसका एक सर्टेन परसेंटेज वो इनकमिंग पार्टनर से लेता था एंड वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये एवरेज प्रॉफिट मेथड पे थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड पे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते थे। लाइक याद है ऐसा कुछ होता था कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है ना। हाँ, यही इसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि पास्ट ईयर्स में कंपनी ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं एंड उसी का एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स गुडविल का वैल्यू होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब जब एवरेजिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो हम लोग दो तरह के एवरेज यूज़ करते हैं, दैट इज सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको चाहूँगा नोटिस करना, लाइक आई वॉन्ट टू नोट समथिंग फॉर यू विच इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड में ये जो एवरेज प्रॉफिट शब्द है ना, इसका मतलब बस एवरेज प्रॉफिट नहीं है, इसका एक्चुअल मतलब है एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आई रिपीट, एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या समझ नहीं आया? वापस देखो, एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अरे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो टर्म है, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये आप तक अच्छे से पहुँच जाए। मैं सबका मतलब बताऊँगा। एवरेज मतलब आपको पता है कि भाई पास्ट जो प्रॉफिट है, लेट्स से पास्ट अगर 3 साल का प्रॉफिट है, तो तीनों साल का प्रॉफिट का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इतना तो पता ही आपको एवरेज होता है। वैसे ही एनुअल मतलब ईयर एंडिंग का प्रॉफिट, कभी कभी आपको क्वार्टर का प्रॉफिट दे देगा, कभी कभी मंथली प्रॉफिट दे देगा।
ठीक है, तो आपको उसको एनुअल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब क्या कि एक ऐसा एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो कि आप फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हो, जो कि आप क्या फ्यूचर में मेंटेन कर सकते हो। अभी ये क्या होता है, तो मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, तो वैल्यू ऑफ गुडविल सिंपल एवरेज मेथड में अग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो कि गुडविल का वैल्यू होने वाला है। ये क्या करेगा, ये सम आपको स्पेसिफाई कर देगा, स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, ओके। ये आपको सम बोल देगा कि आपको इतने टाइम्स पे गुडविल को वैल्यू करना है ऑफ एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अभी ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, आपको सबसे पहले एनुअल प्रॉफिट लेना है हर साल का। सबसे पहले क्या करना है, लेट्स से आपके पास 5 साल का डेटा दिया हुआ है, तो आप हर साल का एनुअल प्रॉफिट लोगे और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स करोगे। एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपके पास उस पर्टिकुलर साल का एडजस्टेड मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा, एनुअल एडजस्टेड मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा, एनुअल, हाँ ठीक है, मेंटेनेबल। अब वो एडजस्टमेंट्स क्या है और क्यों है, तो देखो, लेट्स से किसी साल कंपनी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, किसी साल एक कंपनी है, अज्यूम कर लो अपने मन में कि हाइपोथेटिकल कंपनी है जिसका किसी एक पर्टिकुलर साल में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस क्यों ऐड करेंगे, अभी आप समझना। एबनॉर्मल लॉस जो है, मेरे को बताना आप कि क्या हर साल होता है, क्या रिकरिंग नेचर का है, क्या नहीं है ना। एबनॉर्मल नाम इसीलिए है ना, अगर रिकरिंग नेचर का लॉस होता तो वो क्या होता, दैट विल बी नॉर्मल लॉस, बट ये एबनॉर्मल लॉस है। किसी साल फैक्ट्री में आग लग गया, किसी साल गोडाउन से किसी ने सामान चोरी करके ले गए, तो दिस इज व्हाट एबनॉर्मल लॉस। ये हर साल नहीं होता है, राइट। तो सिंस ये एबनॉर्मल नेचर का आइटम है, तो आपको अगर याद होगा तो एबनॉर्मल लॉस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे, ठीक है। क्रेडिट साइड क्यों लिखते थे, उसका भी कारण यही है कि किसी भी साल अगर एबनॉर्मल लॉस के वजह से हम लोग का अगर प्रॉफिट कम गया है ना, तो आप उसको इग्नोर करो, आप उसको प्रॉफिट में इंक्लूड करो, क्योंकि ये तो बार बार होने वाला नहीं है। ये तो अगर बार बार होने वाला नहीं है तो उससे हम लोग अपना प्रॉफिट क्यों कम करें, क्योंकि हमारा कंपनी अगर लेट्स से अगर किसी साल में हम लोग एबनॉर्मल लॉस का आइटम प्रॉफिट से डिडक्ट करके दिखा देंगे, तो लेट्स से हर साल अगर आप अज्यूम करो कि हर साल अगर यूनिफॉर्म प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख का 1 लाख का 1 लाख का, और किसी साल अगर 50,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो ये कैसा लगेगा देखने में कि यार ये कंपनी ने 3 साल 1 लाख का प्रॉफिट किया और 1 साल 0.5K का प्रॉफिट किया, समझ 0.5 लाख का प्रॉफिट किया, तो देखने में कैसा लग रहा है, राइट। तो लाइक जो आपके स्टेक होल्डर्स है, दे विल बी डिसअपॉइंटेड कि अचानक से ऐसा कंपनी में क्या हो गया कि ये प्रॉफिटेबिलिटी इतना कम गया है, ठीक है। तो दैट विल बी डिसअपॉइंटमेंट बाय द स्टेक होल्डर्स। तो इसीलिए जब भी कोई एबनॉर्मल नेचर का खर्चा होता है ना, जिससे अगर प्रॉफिट, जिसका इम्पैक्ट अगर प्रॉफिट पे लिया हुआ है, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस कभी भी प्रॉफिट पे चार्ज किया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐड बैक कर देंगे, ठीक है, उसको ऐड बैक कर देंगे। लेट्स से एबनॉर्मल लॉस हुआ था किसी उसी साल 20,000 का, तो ठीक है 20,000 ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी आपको पता है कि पीएल अकाउंट में हम लोग कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं लेते। कैपिटल नेचर का खर्चा मतलब क्या, ऐसा खर्चा जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। एग्जाम्पल, मशीनरी का इंस्टॉलेशन चार्जेस पॉपुलर एग्जाम्पल है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। हम लोग क्या करते हैं, उसको मशीन के अगेंस्ट चार्ज करते हैं, एसेट के वैल्यू में ऐड कर देते हैं। बट अगर कभी किसी साल हम लोगों ने कैपिटल नेचर का खर्चा प्रॉफिट से डिडक्ट कर दिया है और उसके वजह से अगर प्रॉफिट कम गया है, तो हम लोग वापस से उसको ऐड बैक कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो लेट्स से 10,000 का हमारे पास ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था विच हैज़ बिन रॉन्गली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू से प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। वाई, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज नथिंग बट एन एरर, ठीक है। इस एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं हम लोग और इसीलिए वापस से ऐड बैक कर दे रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली एक्सेप्शनल और कैजुअल इनकम, अगर किसी साल किसी फर्म ने अपने एक्सेप्शनल या कैजुअल इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखा के अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया, इन्फ्लेट कर दिया है, ओवर प्रॉफिट दिखा दिया है दैन जो कंपनी का रेगुलर ऑपरेशनल से होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कैजुअल इनकम या एक्सेप्शनल इनकम को डिक्रीज कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये उचित नहीं है ना, ये रिकरिंग नेचर का नहीं है ना,
राइट। रिकरिंग नेचर का होता तो कोई दिक्कत नहीं था, इट इज़ अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट, इट इज़ लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्यूलेटिव इनकम का सोर्स से आया हुआ है। तो कैजुअल फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपनी को लॉटरी लग गया 1 लाख का, तो अगर कंपनी यूनिफॉर्मली हर साल 1 लाख का प्रॉफिट कर रहा था, अचानक से 1 लाख का लॉटरी लगा एंड दैट बिकम्स 2 लाख, तो नेक्स्ट ईयर उस साल जिस साल 2 लाख का प्रॉफिट हो गया उसको छोड़ के अगले साल स्टेक होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी इसी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करेगी, बट अगर फिर वो नहीं कर पाती है सो दे विल बी डिसअपॉइंटेड ऑन द कंपनी, राइट। तो कंपनी के ऊपर से उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए किसी भी कैजुअल इनकम या एक्सेप्शनल इनकम को हम लोग प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते हैं, अगर किया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे उससे। तो लेट्स से कैजुअल इनकम ऑफ ₹30,000 वॉज डेबिटेड, क्रेडिटेड टू पीएल, तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट नॉन ट्रेडिंग इनकम, जो भी इनकम आपका नॉन ट्रेडिंग नेचर का है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट से रिड्यूस कर देंगे। नॉन ट्रेडिंग मतलब लेट्स से नॉन ट्रेडिंग इनकम मतलब इंटरेस्ट इनकम है, आपका कोई लाइक बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग का बिजनेस है और आप इंटरेस्ट इनकम दिखा रहे हो, हाँ ये होना चाहिए, ठीक है, उचित है, बट हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी बस ट्रेडिंग इनकम को ही इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिंग इनकम को रिड्यूस कर देंगे। लेट्स से 5K का था तो रिड्यूस कर दो। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये हर साल वेरिएबल नेचर का खर्चा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। अब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है ऑब्वियसली, प्रोविजन फॉर टैक्स इज नॉर्मल इन नेचर, बट ये इसको हम लोग फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी क्या करते हैं, ओमिट कर देते हैं फ्रॉम व्हाट, प्रॉफिट। इट इज़ नथिंग बट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, आई नो, बट स्टिल। तो लेट्स से हमारा 5K का प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो नेट में हम लोग के पास एनुअल एडजस्टेड मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना है, 1 लाख लेस 30 ऐड 30 130 माइनस 30 1 लाख माइनस 10,000 विच इज़ 90,000। ये आ गया आपका एडजस्टेड मेंटेनेबल प्रॉफिट। अभी लेट्स से आपको 5 साल का प्रॉफिट का डेटा दिया हुआ है और सबके साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे अगर आपको बोला है कि 2018 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था जिसमें विच इज़ आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, तो आप क्या करोगे, उसमें एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दोगे। सिमिलरली आपको क्या करना है, हर साल का प्रॉफिट आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स निकालना है एंड फिर फाइनली उसका एवरेज करना है, ठीक है। मतलब सिंपल एवरेज मेथड में हम लोग एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का मतलब एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का एवरेज निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालेंगे विच इज़ दिस, लाइक एनुअल प्रॉफिट आफ्टर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स एंड उसका एवरेज निकालेंगे। एम आई क्लियर? यस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो इसी के बेस पे, इसी कंसेप्ट के बेस पे मैंने एक छोटा सा सम लिया है। नहीं, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, बट आपके जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटू सा सम ले लिया है। आप उसको देखो, पढ़ो ध्यान से, सम को पढ़ो, पॉज कर लो वीडियो को 1 सेकंड के लिए और पढ़ो, और फिर मैं तो सम पढ़ाऊँगा ही। तो हमारे पास है कॉन्सेप्ट कैप्सूल 1, द कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, मतलब 3 times ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years करना है, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years आर एज फॉलोज। तो 2015 में कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट किया जिसमें आप नॉर्मल लॉस चार्ज किया होता है, एड बैक कर देंगे। 2016 में 1,10,000 का प्रॉफिट किया जिसमें आप नॉर्मल गेन इंक्लूसिव था, दिस इज एन एक्सेप्शनल इनकम, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डिड्यूस कर देंगे। नेक्स्ट 2017 में कंपनी ने 1,30,000 का प्रॉफिट किया था, देखो हर साल प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इंक्लूडिंग नॉन ट्रेडिंग इनकम ऑफ 15,000। तो नॉन ट्रेडिंग इनकम को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे आउट टू द प्रॉफिट। 2018 में 1,50,000 का प्रॉफिट किया था जिसमें से सब्सिडी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एट 20,000। अभी ये भी आपका नॉन ट्रेडिंग इनकम है और ये ज़रूरत नहीं है कि हर साल आपको मिल सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट से प्रॉफिट को रिड्यूस कर देंगे। एंड फाइनली 2019 में कंपनी ने 1,40,000 प्रॉफिट किया था जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन फ्यूचर देयर विल बी एन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एंड इंक्रीज इन मैनेजरियल एक्सपेंसेस बाई 5,000। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था अभी कुछ सेकेंड्स पहले, क्या वर्ड था, मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कि आप फ्यूचर में मेंटेन कर पाओ। तो ये जो डेप्रिसिएशन का 10,000 एंड मैनेजरियल एक्सपेंसेस का 5,000 जो एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो हम लोग ये जो लगने वाला है फ्यूचर में, इससे क्या होगा कि हर साल का प्रॉफिट जो है कम हो जाएगा फ्यूचर में कम हो जाएगा। बट अभी आपको क्या पता कि फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है, इसीलिए जो क्लियर कट आपको पता है कि लाइक ये वाला एक्सपेंस जो फ्यूचर में होने वाला है, तो आपको पता है कि ये होने वाला है, तो आप क्या करोगे कि इस एक्सपेंसेस को पास्ट प्रॉफिट से रिड्यूस करके जो फाइनल वैल्यू आया उसको कंसिडर करोगे। वाई? बिकॉज
इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आपका फ्यूचर में प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। तो इसीलिए हम लोग अभी से ही बीइंग कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेंगे और अभी से ही इसका वैल्यू कम करके दिखाएंगे प्रॉफिट का, जिसके वजह से क्या होगा कि फ्यूचर में भी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आई होप यू गाइज आर ऑल क्लियर अबाउट इट। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना है? तो वही मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाया जहाँ पे हम लोगों ने ये एवरेज एनुअल प्रॉफिट, लाइक एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट का एवरेज निकाला। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट बना लिया जिसमें सारा साल का प्रॉफिट लिख दिया है, उसमें से एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो पहला देखो एबनॉर्मल लॉस था, उसको ऐड बैक कर दिया है। 2016 के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन था, रिड्यूस कर दिया है। 2017 के प्रॉफिट में नॉन ट्रेडिंग इनकम था, रिड्यूस कर दिया है। दिख रहा है? सिमिलरली डेप्रिसिएशन और मैनेजरियल एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट सारे साल में हम लोगों ने कर दिया है। तो बस ये करने के बाद सारा साल का हम लोगों के पास फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका एवरेज निकाल देंगे। तो ये सारे को ऐड करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स विच इज़ 1 2 3 4 5 ईयर्स, इसका एवरेज करो एंड इसका नंबर ऑफ टाइम्स कितना, थ्राइस विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल। मैंने बोला था क्वेश्चन प्रोवाइड कर देगा, तो भाई 3 ईयर्स परचेज बोला है तो 1,06,000 इंटू 3, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, तो सिंपल था ना? हाँ, तो गुडविल चैप्टर सिंपल ही है। ये मैंने आपको सिंपल एवरेज मेथड का ऑफ वैल्यूइंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपको दिखाया। अभी इसका कंसेप्ट थोड़ा बता देता हूँ। लाइक इस कंसेप्ट में क्या अजम्पशन होता है ना कि कंपनी का गुडविल का वैल्यू एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का होगा, एवरेज एनुअल फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का होगा। यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट जो कंपनी मेंटेन कर पाएगी उसका एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, बहुत पॉपुलर मेथड है और पार्टनरशिप में आपने यही मेथड किया था। और एक सुपर प्रॉफिट मेथड भी था जो कि इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए दिस विल बी इट। थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। पैकिंग अप।